नमस्कार साथियों, मैं दिनेश उपाध्याय एग्जाम गुरुजी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि आप इस स्लाइड में देख रहे होंगे, यूजीसी नेट जीआरएफ, एमपी सेट, असिस्टेंट प्रोफेसर और कॉलेज कैडर लेक्चर। क्या आप इन सभी एग्जाम्स की तैयारी एक साथ एक सिलेबस को पूरा करते हुए कवर कर सकते हो क्या? इस क्वेश्चंस को हम बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं और सिलेबस भी देखने वाले हैं कि एक सिलेबस को पढ़ के आप इतने सारे एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हो या नहीं। देखो, एक बात ये है कि लास्ट में मैं अंत में सिद्ध कर दूंगा कि आपको सिर्फ एक अप्रोच अपनानी है, एक प्लान अपनाना है, वन अप्रोच, वन प्लान और वन स्ट्रेटजी। और मल्टीपल एग्जाम्स जो ये एकेडमिक्स के हैं, चाहे यूजीसी नेट, एमपी सेट हो गया, असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया, उसको आप आसानी से एग्जाम्स को दे पाओगे और उसको क्रैक कर पाओगे। तो इसके लिए एक स्ट्रेटजी है, इसके लिए एक प्रॉपर एक बैच होना चाहिए। तो वो बैच की जानकारी भी दूंगा कि हमारा जो प्लेटफॉर्म है एग्जाम गुरुजी है, एग्जाम गुरुजी का जो यूट्यूब प्लेटफॉर्म है, एग्जाम गुरुजी का जो ऐप है, उस पे आपको एक सिस्टमैटिक गाइडेंस और जो स्ट्रेटजी वीडियोस हैं और पूरे के पूरे लेक्चर वीडियोस हैं, और आपको सबसे महत्वपूर्ण बात कि एक पूरा प्लान दिया जाएगा, पूरा शेड्यूल दिया जाएगा उसका। तो उस पे उसके बारे में हम एक प्रॉपर डिस्कशन करने वाले हैं। तो समझते हैं क्या है सिलेबस डिस्कशन आज का होने वाला है। इस वीडियो में सिलेबस डिस्कस करेंगे हम। उसके बाद आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप एक तुलनात्मक विश्लेषण देखोगे, एक सिलेबस में क्या क्या तुलनात्मक अंतर है और किस प्रकार से थोड़ा सा सिलेबस वेरी करता है। सॉरी। तो किस तरीके से जो सिलेबस है वो कॉमन है और इन डिफरेंस भी उसमें देखने को मिलेगा। बट एक इतना स्ट्रक्चर्ड, एक वेल प्लान तरीके से हम आपको चीजें प्रोवाइड कराएंगे कि जो चीजें अलग भी है, डिफरेंस भी जिनमें है, कॉमन सब्जेक्ट, कॉमन सिलेबस भी नहीं है, फिर भी आप उसको आसानी से समझ पाओगे। कोई चीजें ऐसी हैं कि जो यूजीसी नेट में है, कोई चीजें ऐसी हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर में है, कोई चीजें ऐसी हैं जो दोनों में है। तो दोनों वाली तो इजीली कवर हो जाती है। जो सिर्फ यूजीसी में है या सिर्फ जो असिस्टेंट प्रोफेसर में, उनको कवर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जैसे एमपी बेसिस पे असिस्टेंट प्रोफेसर में कंटेंट ज्यादा है, नेशनल इंटरनेशनल बेसिस पे आपको यूजीसी नेट में मिलेगा ज्यादातर। तो इसीलिए क्या होगा, एक अप्रोच होगी जिससे आप सभी जो कंटेंट है इसका, जो सभी का एग्जाम, ये जो दोनों एग्जाम है, इनको आसानी से आप समझ पाओगे, पूरा कर पाओगे। तो देखते हैं एक साथ आप इसकी तैयारी कैसे करोगे, ये मैं बताऊंगा। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो ये यूजीसी नेट यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, ये एक एग्जाम लेता है, बहुत ही प्रेस्टिजियस एग्जाम है यूजीसी नेट जीआरएफ, यूजीसी नेट और जीआरएफ, जो कि वर्ष में 2 बार कंडक्ट होता है। ठीक है, पिछले वीडियोस में भी बता चुका हूँ, जो कि इसकी पूरी जो एक सिस्टमेटिक एक अप्रोच होगी, किस तरीके से आप तीनों एग्जाम्स को लेके चलते हो, क्या ये एग्जाम्स रेगुलर होते हैं, क्या इसमें क्वालिफिकेशन है, क्या इसमें जॉब प्रोफाइल है, वो सब मैं बता चुका हूँ। पिछले वीडियो में आप जाकर के देख सकते हो। अब इस वीडियो में सिलेबस को हम देखेंगे कि कितना सिलेबस एक जैसा है और कितना सिलेबस अलग है। एक जैसा है तो उसको तो आसानी से कर सकते हो, लेकिन अलग है तो उसको फिर कैसे करेंगे, तो वो मैं अपना प्लान बताऊंगा आपको। अब देखो, यूजीसी नेट जीआरएफ तो ये यूजीसी ने कंडक्ट करवा लिया। मध्य प्रदेश 2 एग्जाम्स कंडक्ट कराता है, एमपी सेट का, जो कि एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है, ये एलिजिबिलिटी टेस्ट है। और दूसरा जो एग्जाम कंडक्ट करवाता है वो है असिस्टेंट प्रोफेसर का, जो कि एक जॉब का एग्जाम है। यूजीसी नेट जीआरएफ भी एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है, जिसमें आपको एलिजिबल घोषित किया जाता है पीएचडी के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और जीआरएफ के लिए। और उसी के समान सेट है, बट उसमें सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप एलिजिबल होते हो, कोई जीआरएफ नहीं मिलता उसमें। तो एक बात इसमें क्लियर है कि हमारे लिए सिर्फ जॉब का एक ही एग्जाम होता है, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर का होता है और जो कि एमपीपीएससी कंडक्ट करवाता है। ओके, तो अब हमें ये समझना पड़ेगा कि क्या हम इन तीनों एग्जाम्स को एक साथ पढ़ सकते हैं क्या, या मुख्य रूप से मध्य प्रदेश का असिस्टेंट प्रोफेसर और यूजीसी नेट जो नेशनल लेवल पे होता है, और दूसरे स्टेट के जो राजस्थान का असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम है, स्कूल लेक्चर का एग्जाम है, क्या उनको साथ में आप कवर कर सकते हो उसके सिलेबस को? बिल्कुल। तो उसका तरीका बताऊंगा। उसमें क्या होगा कि एग्जाम गुरुजी का जो प्लेटफॉर्म है, ये आपको एक सिस्टमेटिक पूरा बैच देगा, आपको एक पूरा वीडियो कोर्स प्रोवाइड कराएगा, उसमें प्रिंटेड नोट्स भी प्रोवाइड कराएगा, टेस्ट भी प्रोवाइड कराएगा, जिसके माध्यम से आप क्या कर पाओगे, अपनी तैयारी को इन सभी एग्जाम्स के अनुरूप बना पाओगे। और उससे क्या होगा कि आपका समय एक बार खर्च होगा, लेकिन आप एग्जाम्स बहुत सारे दे लोगे।
आप बहुत सारे एग्जाम्स को अटेम्प्ट कर पाओगे और इजीली कोई ना कोई एग्जाम क्रैक भी कर लोगे। तो ये हमारा क्या है, आपसे एक प्रकार से कहीं ना कहीं एक सुनिश्चित करने का काम है कि हम आपको सुनिश्चित कर देते हैं या आपको एक प्रकार से इंश्योर कर देते हैं कि आप इस मामले में इंश्योर हो जाइए, एकेडमिक्स की जिम्मेदारी एग्जाम गुरुजी उठाएगा आपकी। तो आज की बातें हम आज कौन कौन से पॉइंट्स पे चर्चा करने वाले, कौन कौन से बिंदु हैं जिन पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो आज का हमारा डिस्कशन है कि यूजीसी नेट, एमपीपीएससी सेट और एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर, उसमें भी जो पेपर 2 है पॉलिटिकल साइंस, इसका मैं डिस्कशन कराने वाला हूँ। देखो, मैं पॉलिटिकल साइंस का क्या है विद्यार्थी और टीचर हूँ, तो यहाँ पे मैं पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 का क्या है डिस्कशन कराऊंगा। पेपर 2 में जो पॉलिटिकल साइंस है वो किस हद तक यूजीसी नेट पूछता है, किस हद तक वहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर उसमें कंटेंट पूछेगा, और किस हद तक दूसरे राज्य के एग्जाम्स में पूछा जाता है पॉलिटिकल साइंस में, और उसका सिलेबस कितना वास्ट है, कितना डीप है, वो सब बातें इसमें डिस्कशन में हमारी आज होने वाली हैं। तो उसका तुलनात्मक विश्लेषण आप देखोगे। दूसरा पॉइंट रहेगा कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स है जो कॉमन है सभी एग्जाम्स में, खासतौर पे ये 3 एग्जाम्स में। अब मैंने अदर स्टेट का इसलिए नहीं लिखा क्योंकि अदर स्टेट को हम उतना क्या करेंगे अभी इस वीडियो में डिस्कस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी मैं ऑलरेडी आपको 3 एग्जाम्स के सिलेबस को यहाँ पे बताऊंगा, है ना। तो अगर आप और भी स्टेट को इंक्लूड करोगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। हम उसको क्या है अगली वीडियो में भी समझ सकती हो, और उसका जो जो मैं उसको इनडायरेक्ट वे में आपके जो बैच होगा, वीडियो लेक्चर होगा, उसमें प्रोवाइड भी करा दूंगा और बता भी दूंगा कि ये सेपरेट वीडियो राजस्थान जो स्कूल लेक्चर है या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर उसमें हेल्प करेगा। तो वो वीडियो आपको समझ में आ जाएगा कि सिर्फ ये राजस्थान के लिए डेडिकेटेड बनाया गया है। कोई वीडियो ऐसा होगा कि सिर्फ मध्य प्रदेश के लिए बनाया गया होगा, मध्य प्रदेश के असिस्टेंट प्रोफेसर में सिर्फ वही पूछा जाएगा। कोई वीडियोस ऐसे होंगे सिर्फ यूजीसी नेट के लिए बनाए जाएंगे, है ना। तो इस तरीके के वो वीडियोस आपको बता दिए जाएंगे। तो कौन कौन से टॉपिक समान होंगे, कौन कौन से टॉपिक में क्या है भिन्नता है या एक डिफरेंस देखा जाता है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि यूजीसी नेट और एमपीपीएससी सेट, इस एग्जाम में क्या आपको एक व्यवस्था देखने को मिलती है, क्या सिस्टम है, इसका पैटर्न क्या है। यूजीसी नेट के साथ एक बहुत अच्छी बात ये है कि इसमें एक पेपर 1 होता है, पेपर फर्स्ट होता है इसके अंतर्गत। पेपर फर्स्ट में आपको क्या मिलेगा, 10 यूनिट्स मिलेंगी। पहले भी मैं बता चुका हूँ आपको पिछले वीडियो में, 10 यूनिट्स देखने को मिलेगी जो कि नॉर्मल यूनिट्स हैं, जिसमें आपको टीचिंग एप्टीट्यूड पूछा जाता है, रिसर्च एप्टीट्यूड, मैथ्स वगैरह, रीजनिंग वगैरह, इन्वायरमेंट वगैरह, है ना, और आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे 10 यूनिट में डिवाइड कर लो आप, ठीक है। उसके बाद जो पेपर 2 होता है यूजीसी नेट का, वो होता है आपके सब्जेक्ट का, जिसमें आपने पीजी कर रखा है। जैसे कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पॉल साइंस की, पॉलिटिकल साइंस की। तो पॉल साइंस में आपको वही यूनिट्स मिलेंगी मुख्य रूप से जो कि आपको आपने अपने पीजी में मतलब कंटेंट पढ़ रखा है, पीजी में आपने जो एमए वगैरह कर रखा होगा पॉल साइंस में, तो आपने जो जो बातें पढ़ी होगी वही ज्यादातर इसमें क्या है पेपर 2 के अंतर्गत पूछी जाती है। इसमें भी 10 यूनिट्स रहती हैं जो कि मुख्य रूप से आपको क्या मिलेगी, पॉलिटिकल थिंकर्स के ऊपर मिलेगी, थ्योरीज के ऊपर मिलेगी, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के ऊपर मिलेगी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर मिलेगी, इंडियन पॉलिटी के ऊपर मिलेगी, गवर्नेंस के ऊपर मिलेगी, गुड गवर्नेंस वगैरह, ये सब पॉलिसीज वगैरह हो गया, आईआर हो गया, फंड पॉलिसी हो गया, इन सब पे ये 10 यूनिट्स क्या है डिवाइड होती हैं। अब ये बात जो ऐसी है इसको मैं डिटेल में अभी अगली स्लाइड में बताऊंगा कौन कौन सी यूनिट है, उसमें क्या क्या एक एक पॉइंट बाय पॉइंट बताऊंगा कि क्या क्या उसमें कंटेंट है। तो इस तरीके से 10 यूनिट्स होती है, इसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें इस वाली यूनिट से क्या होते हैं 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और सॉरी इस यूनिट से नहीं कह रहा हूँ, इस पेपर से, इस 10 यूनिट से 100 क्वेश्चन आते हैं, और इस वाली जो पेपर है पेपर फर्स्ट है इसकी जो 10 यूनिट्स है इससे 50 क्वेश्चन आते हैं। तो ओवरऑल यूजीसी नेट का जो पेपर होता है वो ओवरऑल 150 क्वेश्चंस का होता है, जिसमें आपको हर क्वेश्चन पे 2 मार्क्स मिलते हैं, यानी कि 300 मार्क्स का पेपर होता है ये पूरा। अब मैं बात करूं एमपी सेट की सिचुएशन क्या है, तो एमपी सेट भी बिल्कुल उसी के समान है, उसी मतलब यूजीसी नेट के समान है। एमपी सेट भी यूजीसी नेट के समान है, पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। इसमें भी वही पेपर 1 होता है और पेपर 2 होता है, और सेम एज वही सिलेबस है जो 10 यूनिट इसमें मैं बता चुका हूँ यूजीसी नेट में। टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, आईसीटी, इन्वायरमेंट, ये सब ऐसे क्या है 10 यूनिट्स में टॉपिक डिवाइड है। उसके अलावा पॉल साइंस में अगर आप पेपर 2 में जाओगे, पेपर 2 में भी वही सेम सिलेबस है, वही बिल्कुल एक समान सिलेबस आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे पहली लाइन में क्या लिखा है, सिर्फ आप यही देखो कि यूजीसी नेट इज इक्वल टू एमपीपीएससी सेट, मतलब
स्तर नहीं है उसका इतना, उसमें आपको उतना एलिजिबल नहीं माना जाता, बट सिलेबस के मामले में हम बात कर रहे हैं, सिलेबस के मामले में दोनों समान है। अगर आपने इसका सिलेबस कवर कर लिया है तो आप आसानी से इजीली ये एग्जाम भी दे सकते हो। बात करते हैं इसके आगे की स्लाइड की, तो आगे ये बताया गया है कि यूजीसी नेट का सिलेबस बट एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के बराबर नहीं है। अब ये चीज ऐसी मतलब बुरी भी नहीं है और अच्छी भी नहीं है। देखो इसमें क्या है कि ओवरऑल अगर मैं दोनों की बात करूं तो 70 और 80%, अगर 70 to 80% बात करें तो सेम है। सिलेबस क्या है, सेम है, समान है। सिलेबस में एक समानता आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। बट एक सिचुएशन ये भी बनती है कि सिलेबस में 32 है ना, 20 to 30% असमानता भी है, ठीक है। असमानता है ये, असमानता यानी कि भिन्नता है, एक प्रकार से डिफरेंट, एक आपको चीजें यहाँ पे डिफरेंट चीजें यहाँ पे आपको पढ़नी पड़ेगी, मतलब थोड़ा सा यूजीसी नेट के सिलेबस जो है उससे बाहर की चीजें पढ़नी पड़ेंगी। उससे मुख्य रूप से मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स इंक्लूड होती है। पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन नाम का एक एक्स्ट्रा टॉपिक इंक्लूड होता है। एक होता है टॉपिक मध्य प्रदेश के एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के, और एक मध्य प्रदेश की पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को लेकर के। अब यूजीसी थोड़ी पूछेगा, यूजीसी नेशनल लेवल का एग्जाम है तो मध्य प्रदेश का नहीं पूछता, बट असिस्टेंट प्रोफेसर का आप मध्य प्रदेश का दोगे तो पूछेगा। इन केस अगर वही एग्जाम आप राजस्थान का आरपीएससी का असिस्टेंट प्रोफेसर दे रहे हो तो भी आपसे वहां का कुछ पर्टिकुलर हिस्सा आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, राजस्थान की जीके का, राजस्थान की पॉलिटी का, राजस्थान की पॉलिटिकल स्ट्रक्चर का, आपसे एडमिनिस्ट्रेशन का आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। इसीलिए असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम जो जॉब प्रोफाइल वाले एग्जाम है उसमें क्या होता है, स्टेट का वेटेज होता है, वो स्टेट बेसिस पे अगर एग्जाम हो रहा है तो स्टेट का वेटेज होता है, इसीलिए वो यूजीसी नेट से समानता कुछ हद तक नहीं रखता है, बट 70 to 80% रखता भी है। अब हम समझते हैं कि किस मामले में इसमें एक असमानता देखी जाती है, तो पॉलिटिकल साइंस की बात अब हम करते हैं। अगर आप यूजीसी नेट की इकाई 1 देखोगे, अब मैं एक प्रकार से अब इलेबोरेट भी करूं, अब आपको सत्यापित तो करूं, आपको बताऊं कि सर देखो है ना, कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो समान है, कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जो भिन्न है, डिफरेंट है। तो अब मैं आपके सामने ये स्लाइड के माध्यम से आपको यूनिट वाइज हर एक यूनिट को दिखाऊंगा कि किस तरीके से समानता है। स्लाइडली थोड़ा सा डिफरेंट भी है लेकिन बहुत हद तक समान है। अब ये भी जो समानता है असमानता है ये किसके किसके बीच होगी, ये होगी यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम को लेकर के, ना कि सेट को लेकर के, क्योंकि ऑलरेडी मैं पहले ही बता चुका हूँ कि नेट और सेट पूरा का पूरा 110% एक समान है, उसमें कोई अंतर नहीं है, कोई स्टेट का इंटरफेरेंस, स्टेट का कंटेंट नहीं रहता उसमें, ठीक है। इसलिए जानना जरूरी ये हो जाता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर फिर किस मामले में अलग हो जाता है। यूजीसी नेट की अगर इकाई 1 देखोगे पॉलिटिकल थ्योरीज के बारे में, पॉलिटिकल थ्योरीज में अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, मैं इंग्लिश में बता देता हूँ, आप हिंदी में पढ़ लेना, फटाफट हो जाएगा। कॉन्सेप्ट: लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, राइट्स, डेमोक्रेसी, पावर, पॉलिटिकल ट्रेडिशन, लिबरलिज्म, कंजर्वेटिज्म, सोशलिज्म, मार्क्सिज्म, फेमिनिज्म, इकोलॉगिज्म, ठीक है, लॉजिज्म, ठीक है, ये हो गया, मल्टीकल्चरलिज्म हो गया और पोस्ट मॉडर्निज्म हो गया, ठीक है। आ, ठीक है, इकोलॉजिज्म हो गई, इसको पारिस्थितिवाद बोलते हैं, है ना, पारिस्थितिवाद यहाँ पे लिखा भी है, पारिस्थितिकीवाद, ठीक है, ओके। तो बाकी आपको पता ही है। तो इस तरीके से ये क्या है, विचारधाराओं वाला एक यूनिट है, विचारधाराओं वाली एक यूनिट है जिसमें क्या है, आपको ये विचारधाराएं, कॉन्सेप्ट एंड ट्रेडिशंस वाली चीजें दे रखी हैं। अब आपसे पूछा जाए सर ये तो बताओ, ये जो विचारधाराएं हैं ये असिस्टेंट प्रोफेसर में भी है क्या, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में भी है क्या मध्य प्रदेश के? बिल्कुल। अब आप देखोगे यहाँ पे इसमें क्या लिखा है, इसमें कॉन्सेप्ट एंड इश्यूज लिखा हुआ है, थोड़ा सा अंतर है, मेडिवल पॉलिटिकल थॉट, चर्च एंड स्टेट रिलेशनशिप और थ्योरी ऑफ टू सॉर्ट, ये एक्स्ट्रा में आ गया। अब आप नोटिस करो ये एक्स्ट्रा में आ गया, ठीक है। बट आप यहाँ पे अगर बहुत डिटेल में यूजीसी नेट का, पिछली स्लाइड में जैसे मैंने बताया, यूजीसी नेट में अगर आप लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस ये सब पढ़ोगे, राइट्स पढ़ोगे, डेमोक्रेसी पढ़ोगे डिटेल में, तो ऑलरेडी आपका जो ये असिस्टेंट प्रोफेसर का ये जो पार्ट है, ये मेडिवल पॉलिटिकल थॉट और चर्च स्टेट रिलेशनशिप, थ्योरी ऑफ टू सॉर्ट, काफी हद तक 50 to 60 70% तक कवर हो जाएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट एंड इश्यूज, बिहेवियरलिज्म, पोस्ट बिहेवियरलिज्म, डिक्लाइन एंड रिसर्जेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा, हम इसको भी हम मान के चलेंगे कि ये एक्स्ट्रा टॉपिक है।
डेमोक्रेसी वही देखो उसमें भी था, लिबर्टी उसमें भी था, इक्वलिटी उसमें भी था, इंडिविजुअल एंड सोशल जस्टिस, जस्टिस वाली बात उसमें भी थी। रोल ऑफ आइडियोलॉजी इन थ्योरी ऑफ चेंज, लेनिन, माओ और गांधी। अब ये यहाँ पे थिंकर लिखे हैं, इनका कहीं ना कहीं क्या लिखा है, थ्योरीज फॉर्म में इनके पॉइंट को लिखा हुआ है, थ्योरीज के रूप, थ्योरीज वाले पार्ट में इनको ऐड किया गया है। तो ये थिंकर के रूप में आप थिंकर वाली यूनिट में भी पढ़ लोगे इसको, ठीक है। इसीलिए जानना ये जरूरी हो जाता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर का सिर्फ ये बिहेवियरलिज्म वाला यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा में था, बाकी का आपका काफी हद तक 90% हिस्सा जो है यह सेम उसी के समान है, और कंटेंट बहुत छोटा सा है, जबकि आप इसमें देखो बहुत सारी विचारधारा है यूजीसी नेट। इसीलिए बात बहुत अच्छी है कि यूजीसी नेट का सिलेबस काफी हद तक आपका 70 से 80% आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस को कवर कर देगा। अगली यूनिट पे चलते हैं अब हम। अगली यूनिट में क्या है, अगली यूनिट में यूनिट 2 है यूजीसी नेट की, अगली यूनिट 2 है। इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, देखो इसमें लिखा है विचारक, राजनीतिक विचारक यानी पॉलिटिकल थॉट, या थिंकर्स बोल सकते हो, बट इसको यूजीसी नेट ने पॉलिटिकल थॉट बोला है। अब किसी को बोला किसी बच्चे को ये लग सकता है या बोलेगा वो कमेंट में कि सर यहाँ पे थॉट लिखा है आपने, लेकिन यहाँ पे हिंदी में विचारक लिखा है। तो यूजीसी नेट ने अपने सिलेबस में ही उसको थॉट लिखा है। पॉलिटिकल थिंकर्स के थॉट क्या है वो उन्होंने यहाँ पे इस कॉन्टेक्स्ट में लिखा है। कौन कौन से थिंकर्स हो जाते हैं, कन्फ्यूशियस, प्लेटो, अरिस्टोटल, मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, रूसो, हीगल, मैरी, वॉलस्टनक्राफ्ट हो गया, जॉन स्टुअर्ट मिल, जेएस मिल जिसको कहते हैं, कार्ल मार्क्स, ग्राम्स्की, हैना अरेंट, फ्रांस फैनन, माओ जेडोंग एंड रॉल्स, ठीक है। इसमें लेनिन, लेनिन वाला पॉइंट नहीं है, तो वो एक्स्ट्रा में आपको एपी में पढ़ना पड़ेगा। देखो एपी में ही लेनिन एक्स्ट्रा में था, बाकी माओ भी है, गांधी आपको इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स में मिल जाएंगे। इसीलिए जरूरी ये है कि कन्फ्यूशियस, प्लेटो, ये सब आपको वहां पे भी देखने को मिलेंगे, है ना, असिस्टेंट प्रोफेसर में भी और यूजीसी नेट में भी। अब असिस्टेंट प्रोफेसर में कहाँ पे ये, आप असिस्टेंट प्रोफेसर की यूनिट 1 देखोगे, ठीक है। हाँ, थोड़ी सी यूनिट वेरी करती है। अगर आप पॉलिटिकल थ्योरीज की बात करोगे तो यूजीसी नेट में यूनिट 1 में है, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर की यूनिट 2 में है। अगर आप पॉलिटिकल थिंकर्स की बात करोगे तो यहाँ पे यूनिट 2 है, और असिस्टेंट प्रोफेसर में यूनिट 1 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिट 1 में क्या क्या कौन कौन से थिंकर्स है, यहाँ पे प्लेटो है, अरिस्टोटल है। उसके बाद यूरोपियन थिंकर्स में मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, रूसो, बेंथम, जेसमिल, हीगल, मार्क्स, ग्रीन, ये सब आ जाते हैं। ग्रीन यहाँ पे एक्स्ट्रा में आपको पढ़ना पड़ेगा। कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल थॉट में लेनिन, माओ, ग्राम्स्की, रॉल्स, नॉजिक एंड कम्युनिटेरियनिज्म, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ पे एक्स्ट्रा में 2-3 थिंकर्स एक्स्ट्रा हैं, जैसे नॉजिक हो गया, लेनिन हो गया, और है ना काफी हद तक ग्रीन हो गया जैसे। तो ये 2-3 ऐसे थिंकर एक्स्ट्रा हैं, बाकी आपके पूरे के पूरे थिंकर वही है। तो हम आपको क्या करेंगे, वो थिंकर्स भी पूरे कराएंगे, और एक्स्ट्रा में जो 2-3 थिंकर ये भी है ये भी आपको कराएंगे। इससे आपकी तैयारी बहुत धारदार हो जाएगी, आप दोनों के लिए प्रिपेयर हो जाओगे। अगर आप पीजी के फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में हो, अगर आपने नेट नहीं दिया और नेट की तैयारी करना चाहते हो, तो आप जरूर इस बैच को ज्वाइन करो, क्योंकि इसमें क्या होगा, आपका नेट भी क्वालिफाई कराएंगे और आपका असिस्टेंट प्रोफेसर भी क्वालिफाई कराएंगे, आपकी जॉब आपको दिला करके ही, है ना। इसमें क्या है, हम एक प्रकार से एक ठहरने वाला काम करेंगे कि आपकी जब तक जॉब नहीं लगती। इसके बाद इसमें एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि यूनिट, अगर यूजीसी नेट की अगर यूनिट 3 की बात करो तो उसमें आ जाते हैं राजनीतिक विचारक, वो भी इंडियन वाले, भारतीय वाले। तो इसमें कौन कौन से, धर्मशास्त्र, कौटिल्य, अगानसुत, बर्नी हो गया, कबीर हो गए, पंडित रमाबाई हो गए, बाल गंगाधर तिलक हो गए, स्वामी विवेकानंद हो गए, रविन्द्रनाथ टैगोर हो गए, एम के गांधी, देखो गांधी जी वहां पे भी थे, ठीक है। यूजीसी असिस्टेंट प्रोफेसर वाले सिलेबस में अरविंदो, पेरियार हो गए हैं यहाँ पे, और फिर मोहम्मद इकबाल हो गए, एम एन रॉय, वी डी सावरकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जे एल नेहरू, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण और दीनदयाल उपाध्याय। अगर मैं वही बात करूं असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम की, तो उसमें क्या ये भारतीय विचारक हैं, तो आप यहाँ पे देखोगे, हाँ, असिस्टेंट प्रोफेसर की इकाई 1 में जाओगे आप, इकाई 1 में असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो वहां पे आपको कौटिल्य मिलेंगे, देखो उसमें भी थे। शांति पर्व, ये महाभारत का एक पर्व है, महाभारत में 18 पर्व है, तो उसमें एक पर्व है 12वां पर्व शांति पर्व, तो ये एक्स्ट्रा है। ये इसको मैं आगे एक्स्ट्रा आपको जब बैच लॉन्च करूंगा तो उसमें जरूर वीडियो के रूप में आपको प्रोवाइड कराऊंगा। मॉडर्न इंडियन थॉट, गांधी, एम एन रॉय, अरविंदो घोष, जयप्रकाश, अंबेडकर, सावरकर, ये आप देख सकते हो। बहुत कम थिंकर्स हैं इंडियन पॉलिटिकल थॉट के असिस्टेंट प्रोफेसर में, और यूजीसी नेट में बहुत सारे हैं, तो उसके अंतर्गत अगर आपने पढ़ लिया तो ये तो कवर आपके हो ही जाएंगे असिस्टेंट प्रोफेसर के। अब बात आती है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की। तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में क्या क्या, देखो बहुत सारा कंटेंट है इसमें, तो
है ना? इसमें बहुत सारा कंटेंट है और ये काफ़ी हद तक अलग वेरी करता है। देखो अप्रोचेस इंस्टीट्यूशनल, पॉलिटिकल कल्चर, पॉलिटिकल इकोनॉमी, न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, कोलोनियलिज्म, डीकोलोनाइजेशन, फॉर्म ऑफ कोलोनियलिज्म, एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल्स, डीकोलोनाइजेशन, नेशनलिज्म हो गया, स्टेट थ्योरी, पॉलिटिकल रिजीम, कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, ठीक है? डेमोक्रेटाइजेशन हो गया, डेवलपमेंट्स हो गए अलग अलग, जैसे अंडर डेवलपमेंट, डिपेंडेंसी थ्योरी, मॉडर्नाइजेशन, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी, डेवलपमेंट एंड डेमोक्रेसी, स्ट्रक्चर ऑफ पावर, रूलिंग क्लास, पावर एलिट्स, डेमोक्रेटिक एलिटिज्म, एक्ट एंड प्रोसेसेस, इलेक्टोरल सिस्टम, पॉलिटिकल पार्टीज एंड पार्टी सिस्टम। तो यूजीसी नेट की जो इकाई 4 है, यूनिट 4 है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के ऊपर है और उसमें बहुत डिटेल में सिलेबस लिखा हुआ, आप इसको रीड कर सकते हो। मैं यहाँ पे रीड करूंगा तो काफी टाइम जाएगा, इसलिए आप पॉइंट वाइज देख सकते हो। अब मैं आपको दिखाता हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में क्या क्या लिखा हुआ है। असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में बहुत कम टॉपिक्स हैं और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अंतर्गत आपको नेचर उसका बताना है, स्कोप बताना है। फिर अप्रोचेस कुछ लिखी हुई है, जैसे कि आप ट्रेडिशनल अप्रोच देख सकते हो, स्ट्रक्चरल अप्रोच, फंक्शनल अप्रोच, सिस्टम अप्रोच, मार्क्सिस्ट अप्रोच। जैसे सिस्टम अप्रोच के अंतर्गत आता है डेविड ईस्टन। तो इन सब के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। अप्रोचेस, फिर ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, फिर उनके बीच में इंटर रिलेशन क्या है, फिर उनके बीच में कंपैरिजन क्या हो सकता है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन, पॉलिटिकल कल्चर, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, पॉलिटिकल कम्युनिटी कम्युनिकेशन, पॉलिटिकल एलिट्स। काफी हद तक देखो ये यूनिट भी 70 से 80% सेम ही है। और अगर यूजीसी नेट की इतना सारा कंटेंट आप पढ़ोगे तो अंदर में आपको बहुत सारी ऐसी चीजें पढ़ने को मिलेंगी जिसमें ये वाले टॉपिक असिस्टेंट प्रोफेसर के ये भी कवर हो जाएंगे आपके। अब हम यूनिट 5 में आते हैं। यूजीसी नेट की यूनिट 5 में कौन कौन सा कंटेंट है? इंटरनेशनल रिलेशन है, इसमें अंतरराष्ट्रीय संबंध है, जिसमें आपको पढ़ने को मिलेगा अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, आइडियलिज्म। देखो ये अप्रोचेस हैं, बहुत सारी अप्रोच होती है इंटरनेशनल रिलेशन की। रियलिज्म होता है, स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म होता है, न्यू लिबरलिज्म होता है, न्यू रियलिज्म होता है, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म होता है, क्रिटिकल इंटरनेशनल थ्योरी है, फेमिनिज्म है, पोस्ट मॉडर्निज्म है, ठीक है? इसके बाद अलग अलग कॉन्सेप्ट, स्टेट, स्टेट सिस्टम, नॉन स्टेट एक्टर, पावर, सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी, ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल, फिर कन्फ्लिक्ट एंड पीस है, फिर यूनाइटेड नेशन की पूरी जो व्यवस्था है, यूनाइटेड नेशन का पूरा जो तंत्र है, उसका चार्टर से लेकर के उसके उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव, इवन उसके स्ट्रक्चर, इवोल्यूशन, उसके डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव, उसका जो इंटरवेंशन है अलग अलग एरियाज में, इंटरनेशनल लॉज में, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के पर्सपेक्टिव से। तो ये हर एक बात यहाँ पे आपसे पूछी जाएगी यूजीसी नेट की इकाई 5 में। पॉलिटिकल इकोनॉमी की बात करें और आईआर की पर्सपेक्टिव से ग्लोबलाइजेशन इसमें आ जाता है, ग्लोबल गवर्नेंस आ जाता है, डब्ल्यूटीओ, G20, आप देख सकते हो ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, ब्रिक्स वगैरह हो गया। रीजनल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ईयू है, यूरोपियन यूनियन, अफ्रीकन यूनियन, संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, आसियान वगैरह, एससीओ, आसियान वगैरह। कंटेम्परेरी चैलेंजेस की बात करें, इंटरनेशनल टेररिज्म, climate change, environmental concern and human rights, migration, refugee, poverty, development, role of religion, culture and identity politics। तो इतनी सारी चीजें आप आईआर के अंतर्गत यूजीसी नेट की यूनिट 5 में आप पढ़ोगे। अगर अब मैं बात करता हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर की यूनिट 7 की, तो यूनिट 7 में असिस्टेंट प्रोफेसर में आपको देखने को मिलेगा इंटरनेशनल रिलेशन, आईआर। तो इसके अंतर्गत आप कौन कौन सी, वही देखो इसमें स्टार्ट में अप्रोचेस या थ्योरीज ही लिखी हैं, जैसे कि आपने उसमें यूजीसी नेट के सिलेबस में देखा, आइडियलिस्ट, सिस्टम गेम थ्योरी, कम्युनिकेशन और डिसीजन मेकिंग की बात लिखी, पावर इंटरेस्ट वाला टॉपिक ये उसमें भी था, आर्म्स एंड वॉर वाला, कॉन्फ्लिक्ट वाला टॉपिक उसमें भी था, कोल्ड वॉर वाला टॉपिक, ये कोल्ड वॉर वाला टॉपिक आप उसमें भी पढ़ोगे, इनडायरेक्ट वे में आप उसमें भी पढ़ोगे यूजीसी नेट के अंतर्गत। और यहाँ पे भी इसको सेपरेटली लिखा भी हुआ है, right and duties of status in international laws, intervention, treaty law, prevention and absolution of war। तो ये सब बातें क्या है यूजीसी नेट के मतलब सिलेबस के ही काफी हद तक समान है, आप असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में देख सकते हो। अगर मैं अब चलता हूँ यूजीसी नेट की इकाई 5 में, देखो इकाई 5 के अंतर्गत भारत की विदेश नीति, इंडियन फॉरेन पॉलिसी है। अब इंडियन फॉरेन पॉलिसी ये इंडिया के पर्सपेक्टिव से, आईआर जो होता है वो होता है इंटरनेशनल रिलेशंस, दुनिया के हर देश के साथ रिलेशन क्या है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन उसमें भूमिका क्या निभाते हैं, और इंटरनेशनल लेवल पे जो पावर पॉलिटिक्स है, कॉन्फ्लिक्ट्स है, वॉर है, गेम थ्योरी है, वो कैसे क्या वर्क करती है। अब भारत की विदेश नीति आईआर से थोड़ा सा अलग है, ये इंडिया के पर्सपेक्टिव से प्रैक्टिकल फॉर्म में, एक प्रकार से अप्लाइड फॉर्म में आप आईआर पढ़ोगे इसको इंडिया के पर्सपेक्टिव से।
तो इंडियन फॉरेन पॉलिसी में आप पढ़ोगे पोस्ट कॉलोनियल डेवलपमेंट, राइजिंग पावर और इमर्जिंग पॉलिटिकल इकोनॉमी, कंटिन्यूटी एंड चेंजेस इन इंडियाज फॉरेन पॉलिसी वो पढ़ोगे आप, इंडियाज रिलेशन विद मेजर पावर्स जैसे यूएस, यूएसएसआर, रशिया, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, और इंडिया की जो एंगेजमेंट है विद मल्टीपोलर वर्ल्ड, इंडियाज रिलेशन विद द यूरोपियन यूनियन, ब्रिक्स, आसियान, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, अफ्रीकन यूनियन, साउदर्न अफ्रीकन डेवलपमेंट कम्युनिटी और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल जीसीसी, India's relation with the neighborhood, SARC, Gujral Doctrine, and look east और act east policy, look west। देखो ये लुक ईस्ट, एक्ट ईस्ट है ना, एक्ट ईस्ट जैसे मोदी जी लाए हैं, लुक ईस्ट नरसिम्हा राव लाए थे। तो ये जो थ्योरीज है ये किस तरीके से भारत की विदेश नीति को प्रभावित करती है, इंडियन नेगोशिएशन विद स्ट्रेटजीज इन इंटरनेशनल रेजीम्स, फिर उसमें भी डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स हैं, जैसे यूनाइटेड नेशन के पर्सपेक्टिव से, डब्ल्यूटीओ के पर्सपेक्टिव से, आईएमएफ है ना, क्लाइमेट चेंज की पर्सपेक्टिव से, कंटेम्परेरी चैलेंजेस क्या है, मैरीटाइम सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी, इंटरनेट एनवायरमेंटल सिक्योरिटी, माइग्रेशन एंड रिफ्यूजीज, वाटर रिसोर्स, इंटरनेशनल टेररिज्म और साइबर सिक्योरिटी। ये कुछ पर्सपेक्टिव लिखे हैं कि भारत इसमें क्या अपनी विदेश नीति लेके चल सकता है। ये यूजीसी नेट की यूनिट 6 है, जिसके अंतर्गत आप भारत की विदेश नीति पढ़ोगे। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस को देखोगे, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस को देखोगे तो आपको यहाँ पे कौन सी यूनिट देखने को मिलेगी, यहाँ पे यूनिट आपको देखने को मिलेगी यूनिट नंबर 8। यूनिट नंबर 8 में आप देखोगे भारत की विदेश नीति, इंडियन फॉरेन पॉलिसी आपको देखने को मिलेगी, जिसमें आप पढ़ोगे क्या, इंटरनेशनल रिलेशन, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर है ना, नॉर्थ साउथ डायलॉग, साउथ साउथ कोऑपरेशन, डब्ल्यूटीओ, न्यू कोलोनिज्म एंड डिपेंडेंसी थ्योरी। फिर उसके बाद रीजनल एंड सब रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि आप सार्क देख सकते हो, आसियान, ओपेक, ओएएस और G20। उसके बाद यूनाइटेड नेशन आ गया, देखो वही इंडिया रोल इन इंटरनेशनल अफेयर्स और डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी एंड डिप्लोमेसी। देखो आईआर और फॉरेन पॉलिसी बहुत हद तक टॉपिक जो यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में है, वो यूनिट जैसे कि अगर आईआर की बात करें तो आप यूजीसी नेट का सिलेबस यूनिट 5 में देखोगे और फॉरेन पॉलिसी यूनिट 6 में देखोगे। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करोगे तो वहां पे आप यूनिट 7 में देखोगे आईआर और यूनिट 8 में देखोगे फॉरेन पॉलिसी। तो ये आपकी बहुत हद तक चीजें एक यूनिट के, दोनों यूनिट के अंतर्गत आपको कवर करके है ना दे दी जाएंगी हमारे बैच के माध्यम से, वीडियोस के माध्यम से, और सिस्टमेटिक तैयारी आपकी चारों यूनिट्स की बहुत हद तक आ, हो जाएगी। उसके आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कराए जाएंगे, जिससे आपकी एक तैयारी जो है एक बार होगी, लेकिन आप एग्जाम्स 2-3 दे पाओगे आराम से। इसके बाद अगर यूजीसी नेट की यूनिट 7 की बात करें, भारत में राजनीतिक संस्थाओं, इसमें क्या है टॉपिक, भारत की राजनीतिक संस्थाएं, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। जैसे कि अब ये पूरी की पूरी इंडियन पॉलिटी, आप ऐसे इसको समझो कि इंडियन पॉलिटी के बारे में है, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन, फिर उसके बाद असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव डीपीएसपी हो गया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी नीति निर्देशक तत्व हो गया। अब मैं यहाँ पे सिर्फ इंग्लिश में इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि थोड़ा फटाफट हो जाएगा, आप हिंदी में यहाँ पे रीड कर सकते हो, साइड में लिखा हुआ है, आप एनालिसिस कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो किस हद तक ये समान है और असमान है, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ इंग्लिश में इसलिए पढ़ रहा हूँ कि थोड़ा सा स्पीड में हो जाएगा डिस्कशन। उसके बाद देखो क्या लिखा है कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इन इंडिया, डेमोक्रेसी, सोशल चेंजेस, नेशनल यूनिटी, चेक्स एंड बैलेंसेस, बेसिक स्ट्रक्चर डिबेट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, यूनियन एग्जीक्यूटिव, देखो उसमें प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है। ये पूरी की पूरी बातें आप आराम से इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत पढ़ सकते हो। ये यूनिट बिल्कुल भी उतनी टफ नहीं है जितनी बाकी यूनिट हो सकती हैं। पार्लियामेंट है, फिर जुडिशरी है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट वगैरह, फिर लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बारे में, उनका रिलेशन वगैरह, उसमें गवर्नर, सॉरी स्टेट स्टेट से रिलेटेड जो उनके जो लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव, जैसे गवर्नर है, चीफ मिनिस्टर है, स्टेट लेजिस्लेचर जैसे विधानसभा है, फेडरलिज्म, ये आपको उसमें भी देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद इलेक्टोरल प्रोसेस, फिर उसके बाद लोकल गवर्नमेंट, पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज वगैरह, और कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टैट्यूटरी बॉडीज जैसे कि कैग हो गया, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, फिर उसके बाद नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन और नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज। ये कुछ कमीशन भी आपसे लास्ट में पूछे जाएंगे। तो ये बहुत हद तक एमपी, सॉरी इंडिया का जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, पॉलिटी है, उसको अप्लाइड फॉर्म में आपको पढ़ना पड़ेगा, और संविधानिक जो प्रावधान है वो आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो यूनिट 7,
अगर अब यही टॉपिक आपको असिस्टेंट प्रोफेसर में देखना है तो आपको वहां पे यूनिट 4 पढ़ना पड़ेगा। वहां पे आपको यूनिट 4 पढ़ना पड़ेगा, उसमें भी सेम वही बातें हैं, थोड़ा सा 2-3% आप देखो तो अंतर मिलेगा, 5% अंतर मिलेगा। जैसे कि नेशनल मूवमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, मेकिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आइडियोलॉजिकल बेसिस, प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज, डीपीएसपी वगैरह, फिर यही है सोशियो इकोनॉमिक, कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस, अमेंडमेंट्स, फिर उसके बाद आपको पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वर्किंग ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम, फिर फेडरलिज्म मिलेगा देखने को, फिर जुडिशरी मिलेगा देखने को। जुडिशरी के अंतर्गत आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सब देख सकते हो। तो इसमें काफी हद तक चीजें कवर हो जाएंगी। बट यूजीसी नेट का कितना बड़ा सिलेबस था, और इसमें बहुत सारी चीजें क्या है अभी नहीं दे रखी हैं, फिर भी आपका वो अगर पढ़ोगे आप, यूजीसी नेट का सिलेबस पढ़ोगे तो ये कवर हो ही जाएगा आपका। अब बात आती है यहाँ पे यूजीसी नेट की इकाई 8 की बात करेंगे। इकाई 8 में क्या दे रखा है, यूनिट 8 में दे रखा है पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया। जैसे कि आप स्टेट इकोनॉमी डेवलपमेंट की बात करोगे, नेचर ऑफ इंडियन स्टेट डेवलपमेंट प्लानिंग मॉडल, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, ग्रोथ एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, सोशल एंड इकोनॉमिक चेंजेस, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, रिलीजन, ट्राइब्स, कास्ट, रिलीजन, सोशल मूवमेंट, दलित, ट्राइबल, वोमेन, फार्मर्स, लेबर, सिविल सोसाइटी ग्रुप्स हो गया, रीजनलाइजेशन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स हो गया, फिर जेंडर एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया हो गया, फिर उसके बाद आइडियोलॉजिकल एंड सोशल बेसिस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। तो ये देखो, ये क्या है, थोड़ा सा इंडियन पॉलिटी का ही पार्ट है, इंडियन पॉलिटी के ही बारे में इसमें पूरा पूरा लिखा हुआ है। बट क्या है, थोड़ा सा एनजीओज के बारे में, सिविल सोसाइटी के बारे में है, थोड़ा सा पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में है, इंडियन इंडियन जो पॉलिटिकल जो एक सिनारियो, डेवलपमेंट सिनारियो है, ह्यूमन डेवलपमेंट के सिनारियो है, ग्रोथ क्या है उस पर, उन सब के बारे में। तो काफी हद तक जो पॉलिटिकल जो प्रोसेस होती है, पॉलिटिकल जब स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है, सिस्टम तैयार हो जाता है, तब वो जो पॉलिटिकल प्रोसेस एग्जीक्यूट करता है, फंक्शनिंग होती है उसकी, तो जो प्रोसेस एक यूज की जाती है वो यहाँ पे एक प्रकार से आपको पढ़नी पड़ेगी। किस तरीके से हमारे देश में अलग अलग जो है, जैसे पॉलिटिकल पार्टीज का क्या फंक्शन है, प्रेशर ग्रुप्स क्या क्या भूमिका निभाते हैं, सिविल सोसाइटी क्या भूमिका निभाती है, तो ये सब बातें आपको इसमें पढ़ने को मिलेंगी। अगर यही बात आप असिस्टेंट प्रोफेसर में पढ़ोगे या देखोगे तो आपको यूनिट 4 में ही ये देखने को मिलेगा। बहुत छोटा सा सिलेबस है इसका। पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप, पब्लिक ओपिनियन, मीडिया, पीजेंट मूवमेंट, इलेक्शंस, इलेक्टोरल बिहेवियर, इलेक्शन कमीशन एंड इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, क्लास, कास्ट, जेंडर, दलित एंड रीजनल इश्यूज, प्रॉब्लम ऑफ नेशनल बिल्डिंग और इंटीग्रेशन। तो ये सब टॉपिक आपको क्या मिलेंगे, यूनिट 4 के अंतर्गत ही आपको मिल जाएंगे असिस्टेंट प्रोफेसर में। अब यूजीसी नेट की आप यूनिट 9 पढ़ोगे तो उसमें मिलेगा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें आप पूरा का पूरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन देख सकते हो। ये पब्लिक प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन अप्रोच, सिस्टम थ्योरी, डिसीजन मेकिंग, इकोलॉजिकल अप्रोच, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जो अलग अलग थ्योरीज कॉन्सेप्ट, जैसे साइंटिफिक मैनेजमेंट, रैशनल चॉइस थ्योरी, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, एनपीएम जिसको कहते हैं, चेंजिंग नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन द ईयर ऑफ लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, थ्योरीज एंड प्रिंसिपल जैसे बात करें तो साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात हो गई, ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी हो गई है, ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी के लिए जाना जाता है मैक्स वेबर, जो कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जिसने दी थी। ठीक है, उसके बाद लिखा है ह्यूमन रिलेशन थ्योरी, मैनेजिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी ऑफ लीडरशिप एंड मोटिवेशन, अभिप्रेरणा सिद्धांत जिसको कहते हैं, और थ्योरी ऑफ लीडरशिप यानी नेतृत्व का सिद्धांत। तो ये सब इसमें बातें देखने को मिलेगी। ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन हो गया, उसके बाद मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट इन ऑर्गेनाइजेशन, मैरी पार्कर फॉलेट का एग्जाम ये थ्योरी है। फिर मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, पीटर एफ ड्रकर की ये थ्योरी है। तो ये सब आपको यूजीसी नेट की इकाई 9 में आपको क्या मिलेगा, देखने को मिलेगा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ये पूरा का पूरा ब्रॉड टॉपिक। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के अंतर्गत देखोगे तो कौन सा आपको यूनिट पढ़ना पड़ेगा, यूनिट 5 पढ़ना पड़ेगा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें आप पढ़ोगे डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ डिसिप्लिन, अप्रोचेस कौन कौन सी हैं, स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिसीजन मेकिंग, इकोलॉजिकल सिस्टम डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लाइन एंड स्टाफ, यूनिटी एंड कमांड, हायरार्की, स्पैन ऑफ कंट्रोल, सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखो ये ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर ये पूरी की पूरी बात यहाँ लिखी, चीफ एग्जीक्यूटिव, टाइप्स, फंक्शन एंड रोल्स। इसमें 3-4 बातें क्या है, थोड़ा सा अलग है, आपने नोटिस किया होगा, जो कि यूजीसी नेट के सिलेबस में नहीं है। जैसे कि आप यहाँ पे नोटिस करो तो लाइन एंड स्टाफ हो गया, यूनिटी ऑफ कमांड हो गया, हाँ ये थोड़ा बहुत आप पढ़ सकते हो, चीफ एग्जीक्यूटिव की बात हो गई यहाँ पे। तो ये 2-3 बातें ऐसी हैं जो आपको थोड़ा सेपरेटली अलग से पढ़ना पड़ेगा, जो कि हम आपको बहुत बेहतरीन तरीके से कराएंगे इसको। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, इसके बाद लिखा हुआ है
कि यूनिट 10 भारत में शासन विधि और लोक नीति गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया। इसमें आप कौन कौन सा सिलेबस देखोगे? गवर्नेंस देखोगे, गुड गवर्नेंस देखोगे, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस देखोगे, रोल ऑफ स्टेट, सिविल सोसाइटी, इंडिविजुअल्स, अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल। इस यूनिट में आप टोटल गवर्नेंस की बातें करोगे, इंडियन जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर है, सिस्टम है, उसकी बात इसमें होगी। इसमें आप गुड गवर्नेंस, उसके अलग अलग जो एलिमेंट्स हैं, उन सब की बातें आपको पढ़ने को मिलेंगी, जैसे कि अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म फॉर चेक्स एंड बैलेंसेस, लेजिस्लेटिव कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बजटरी कंट्रोल, कंट्रोल थ्रू पार्लियामेंट्री कमिटीज, जुडिशियल कंट्रोल ओवर लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर हो गया, करप्शन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म हो गया, उसके बाद इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म फॉर गुड गवर्नेंस हो गया, फिर उसके बाद ग्रास रूट गवर्नेंस, जैसे पंचायती राज आ जाते हैं, उसकी उसकी क्या फंक्शनिंग है। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की बात करें तो इसमें आ जाता है डिसेंट्रलाइज प्लानिंग, प्लानिंग एंड फॉर डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट, ई गवर्नेंस, नीति आयोग आ जाता है, पब्लिक पॉलिसी एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये आ जाता है। फिर मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी, मैकेनिज्म ऑफ मेकिंग गवर्नेंस प्रोसेस अकाउंटेबल, जन सुनवाई और सोशल ऑडिट। ये कुछ ऐसे टॉपिक है जो आपको गवर्नेंस के अंतर्गत देखने को मिलेगी और यूजीसी नेट की 10वीं यूनिट के अंतर्गत आपको इसमें समाहित करने, मतलब समाहित ये किया गया है और आप इसमें उसको 10वीं यूनिट के अंतर्गत पढ़ोगे गवर्नेंस को। तो अब बात ये आती है कि 10 यूनिट हमने पढ़ ली है यूजीसी नेट की, आपको हमने क्रॉनिकल ऑर्डर लेके चला यूजीसी नेट का, उसमें कौन कौन सी यूनिट लिंक हो रही है असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ, वो भी मैंने बता दी। अब इस 10वीं यूनिट के साथ आप देख लो कौन सी यूनिट लिंक हो रही है, तो इसके साथ देखो कोई भी यूनिट लिंक नहीं हो रही है। तो काफी हद तक ये कह सकते हैं कि यहाँ पे 70 से 80% ही सिलेबस असिस्टेंट प्रोफेसर का, यूजीसी नेट का सिलेबस एक समान था। कई सारी यूनिट आप देखो तो 6वीं यूनिट मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर की नहीं बताई, देखो ध्यान से अगर आपने पढ़ा होगा, 9वीं यूनिट आपको नहीं बताई और 10वीं यूनिट आपको नहीं बताई, यानी कि ऐसी 3 यूनिट है जो कि पूरी की पूरी अलग से है। असिस्टेंट प्रोफेसर की 3 यूनिट 6वीं, 9वीं और 10वीं जो कि यूजीसी नेट में आपको देखने को नहीं मिलेंगी, वो सेपरेटली डेडिकेटेड एक पूरी की पूरी क्लास ही होगी आपकी, उनके टॉपिक्स पर हर एक डेडिकेटेड क्लास होगी जो आपको हम एग्जाम गुरुजी के प्लेटफॉर्म पर, ऐप पर आपको प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, इसमें अब आपको एक प्रकार से क्या अतिरिक्त पढ़ना होगा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, यूजीसी नेट के सिलेबस को कवर करने के बाद, अगर आपने यूजीसी नेट को कवर पूरा कर लिया है, 10 यूनिट अच्छे से पढ़ ली है, उसके बाद आपको 3 यूनिट एक्स्ट्रा एडिशनली पढ़नी पड़ेगी ही। जैसे कि एक है असिस्टेंट प्रोफेसर को अगर आपको अच्छे से करना है तो आपको एक्स्ट्रा में पढ़ना पड़ेगा यूनिट 6। ठीक है, इसमें लिखा है पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, कार्मिक प्रशासन। अब कार्मिक प्रशासन जैसा कुछ भी नहीं है यूजीसी नेट में, लेकिन मध्य प्रदेश का एग्जाम पूछता, ये एमपीपीएससी पूछता है ये। रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, प्रमोशन, डिसिप्लिन, मोरल, एम्प्लॉय एम्प्लॉयर थ्योरी, रिलेशन क्या होता है, ब्यूरोक्रेसी। हाँ, ब्यूरोक्रेसी की बात आई थी, आपने ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी देखी होगी वहां पे, तो बट ये एक सिंगल टॉपिक मैच हो रहा है, उसके अलावा पूरी यूनिट क्या है अलग से है। तो ब्यूरोक्रेसी में जो मैक्स वेबर की थ्योरी है, उसका जो क्रिटिसिज्म है, वो सब आपको इसमें पढ़ने को मिलेगा। फिर लीडरशिप की थ्योरी, उसका रोल डिसीजन मेकिंग में क्या हो सकता है, कम्युनिकेशन, डेवलपमेंट, प्लानिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव इन इंडिया, ब्यूरोक्रेसी। देखो देखो लीडरशिप का भी और डिसीजन मेकिंग का भी काफी हद तक ये यूजीसी नेट में आपको पढ़ने को मिलेगा। बट यहाँ पे क्या है, काफी हद तक ये थोड़ा सा अलग कॉन्टेक्स्ट में, अलग बिंदु के आधार पे पूछ रहे हैं, इसलिए मैंने अलग लिखा है इसको। फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, बजट एंड ऑडिट, ये उसमें नहीं था। गुड गवर्नेंस वाला टॉपिक तो देखो उसमें था, प्रॉब्लम्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, करप्शन, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, राइट टू इंफॉर्मेशन, ग्रीवांसेस ऑफ रिड्रेसल इंस्टीट्यूशन, ओम्बुड्समैन एंड लोकपाल लोकायुक्त। तो एक बात ये क्लियर है कि उसमें लोकपाल लोकायुक्त, ओम्बुड्समैन ये सब नहीं है, लेकिन इसमें है। ये यूनिट भी पूरी ऐसी नहीं है कि यूजीसी नेट में आपकी कवर नहीं होती है, ये यूनिट भी बहुत हद तक कॉमन है, लेकिन मैं पूरा नहीं कहूंगा, 20 से 30% टॉपिक ही इसमें क्या है, 2-3 टॉपिक ही क्या है उसमें आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन बहुत हद तक बहुत सारे टॉपिक, 7-8 टॉपिक ऐसे हैं जो आपको अलग से पढ़ने ही पड़ेंगे अलग से, इसलिए इसको सेपरेट एडिशनल फॉर्म में मैंने अलग से रखा है। यूजीसी नेट और आप असिस्टेंट प्रोफेसर साथ में पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा सहूलियत होगी कि आप टॉपिक्स को ऐसे क्या करो, डिवाइड करो, टॉपिक्स को ब्रेक करो, बाइफरकेट करो, और टॉपिक्स के हिसाब से अपने वीडियोस क्या करो, आप उसको स्ट्रक्चर वे में देखो, उस पर नोट्स बनाओ, तब जाकर के आपकी कॉम्प्रहेंसिव तैयारी हो पाएगी। साथ में असिस्टेंट प्रोफेसर का अगर सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो तो आपको यूनिट 9 भी आपको एडिशनली पढ़नी पड़ेगी। अगर यूजीसी नेट का पढ़ लिया है सिलेबस तो उसमें आपको यूनिट 9 जैसा टॉपिक देखने को नहीं मिलेगा असिस्टेंट प्रोफेसर में, जो वो है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। अब ये टॉपिक यूजीसी नेट में नहीं पूछा जाता है। फॉर्मेशन ऑफ मध्य प्रदेश,
क्योंकि ये मध्य प्रदेश के पर्सपेक्टिव से मध्य प्रदेश की पॉलिटी के बारे में है। तो ये मध्य प्रदेश स्टेट बेसिस पे ये क्या है आपका टॉपिक है। देख लेते हैं क्या क्या है। डिवीजन ऑफ मध्य प्रदेश 2000, डिटर्मिनेंट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मध्य प्रदेश, गवर्नर के बारे में, फिर मध्य प्रदेश उसकी क्या रोल है, पावर पोजीशन है, फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, फिर चीफ मिनिस्टर, ये सब है। मध्य प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली, फिर उसका ऑर्गेनाइजेशन, पावर, रोल ऑफ स्पीकर, रोल ऑफ अपोजिशन, फिर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन और ज्यूरिडिक्शन के बारे में है। पार्टी सिस्टम मध्य प्रदेश का क्या है, उसका मेन पॉलिटिकल पार्टीज कौन कौन सी है, इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स क्या है मध्य प्रदेश की, और वोटिंग बिहेवियर क्या है मध्य प्रदेश का। तो पूरा का पूरा मध्य प्रदेश के पर्सपेक्टिव से ये डिजाइन किया गया है यूनिट 9 को। इसके बाद यूनिट 10, ये है मध्य प्रदेश के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, मध्य प्रदेश के पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन या फिर कहें सेक्रेटेरिएट के बारे में। मध्य प्रदेश का एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, सेक्रेटेरिएट हो गया, चीफ सेक्रेटरी हो गया, ठीक है, यहाँ पे सेक्रेटरी एंड कमिश्नर हो गया, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मध्य प्रदेश का, रोल ऑफ कलेक्टर, कलेक्टर के बारे में, रूरल लोकल गवर्नमेंट हो गया, फिर उसके बाद अर्बन लोकल गवर्नमेंट हो गया, फिर उसके बाद फाइनेंस, ब्यूरोक्रेसी, ऑटोनॉमी के पर्सपेक्टिव से आपको इनको बताना है। Political scenario of Madhya Pradesh, empowerment of tribal, backward and deprived class and issues related to Naxalite problem, contribution of women in Madhya Pradesh, और पॉलिटिकल डेवलपमेंट ऑफ मध्य प्रदेश। तो देखो ये जो 10 यूनिट अलग से हैं, मतलब ये जो 6वीं 9वीं और 10वीं यूनिट अलग से है, वो मध्य प्रदेश के असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए करके अलग से वो क्या है मैंने एडिशनल लिखी है। अगर कोई विद्यार्थी यूजीसी नेट का सिलेबस और असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेबस साथ में कवर करना चाहता है, तो उसके लिए आपको मैं यूनिट्स बता चुका हूँ कि यूजीसी नेट की कौन सी यूनिट और असिस्टेंट प्रोफेसर की कौन सी यूनिट आप साथ में कवर करके चल सकते हो, आप साथ में पढ़ सकते हो, आप साथ में उसको यूटिलाइज कर सकते हो, सिलेबस को, है ना, उसको अंडरस्टैंड कर सकते हो। लेकिन कुछ 3 यूनिट आपको एडिशनली आपको यूजीसी नेट के लिए, सॉरी, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अलग से पढ़नी पड़ेगी, जो कि एमपी पर्सपेक्टिव से अगर दे रहे हो तो एमपी की पॉलिटी, एमपी का एडमिनिस्ट्रेशन और एमपी में पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा थियोरेटिकली। तो ये क्या है, ये बाइफर्केशन है सिलेबस का। हमने एक प्रकार से एमपीपीएससी में जो सेट का एग्जाम होता है, ठीक है, एमपीपीएससी के अंतर्गत जो आपका यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि पहले तो देखते हैं यूजीसी नेट के अंतर्गत आप जो जीआरएफ का, नेट जीआरएफ का एग्जाम देते हो, यूजीसी के अंतर्गत नेट जीआरएफ का एग्जाम, एमपीपीएससी के अंतर्गत असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम, और एमपीपीएससी के अंतर्गत सेट का एग्जाम, ठीक है। तो ये जो 3 एग्जाम है ना, इसमें आप एक चीज तो बिल्कुल भूल ही जाओ। क्या भूल जाओ? सेट की तैयारी। क्योंकि आप अगर नेट का कर रहे हो तो सेट का तो आपको कुछ करना एक्स्ट्रा है ही नहीं, आपका 110% सेट की तैयारी इसमें हो जाएगी, ठीक है। बड़ी बात इसमें ये है कि आपको फिर प्रॉब्लम इससे होगी, वो है असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस से। उसमें क्या है, एडिशनली आपको 3 यूनिट्स पढ़नी पड़ेगी। बाकी की 7 यूनिट्स जो है इसकी, 7 यूनिट जो है इसकी, वो पूरी की पूरी किससे मैच होती है? यूजीसी नेट। तो आप समझ गए बात। 70% सिलेबस आपका यूजीसी नेट ही है, जो कि हम बहुत शानदार तरीके से आपको वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करा के पूरा करवा देंगे। बाकी के 30% टॉपिक ऐसे हैं जो आपको एडिशनली पढ़ने पड़ेंगे, वो भी हम वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करवाएंगे आपको, वो भी हम पूरा करवा देंगे उसको। उसके भी हम आपको टेस्ट लेंगे, उसके भी हम पीवाईक्यू प्रोवाइड कराएंगे, उसके भी हम आपको नोट्स देंगे, ठीक है। तो ये एक कॉम्प्रहेंसिव तैयारी वाला एक डिस्कशन था कि कैसे एक बच्चा एक सिलेबस को एक बैच के माध्यम से कई सारे एग्जाम दे सकता है। बहुत कम होता है ऐसा कि एक बैच लो और बहुत सारे एग्जाम क्रैक कर लो, या फिर बहुत सारे एग्जाम अटेम्प्ट कर लो, है ना। आपको एक कोर्स या एक एग्जाम के लिए सिर्फ एक बैच मिलेगा, है ना, सेपरेट बैचेस लॉन्च की जाती है और लूटा जाता है बच्चों को। लेकिन हमारे यहाँ पे सिर्फ एक बैच, एक बार फीस दो, एक बार आप पेमेंट करो, और एक बार यहाँ पे क्या होगा, आपको एक बार नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे, उनको मल्टीपल टाइम रिवीजन करो, उनको बहुत शार्प तरीके से याद कर लो, लर्न कर लो, रीड आउट कर लो उसको, और मल्टीपल टाइम रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो, टेस्ट लगाओ। तो वो तैयारी क्या होगी आपकी, सॉलिड होगी, बहुत अच्छी होगी, आराम से आप इजीली बहुत सारे एग्जाम्स दे पाओगे, अटेम्प्ट कर पाओगे। तो ये हमारा एक नॉर्मल डिस्कशन था, जो कि एक सिलेबस के ऊपर था कि कैसे 3-4 एग्जाम आप लेकर के चल सकते हो। तो ये हमारी जो ये सीरीज का एक जो दूसरा वीडियो था, पहला वीडियो हमारा था स्ट्रेटजी के ऊपर, दूसरा वीडियो था हमारा एक सिलेबस डिस्कशन के ऊपर, ठीक है। अगला जो लेक्चर होगा वो होगा हमारा स्ट्रेटजी के ऊपर, जिसमें हम स्टडी प्लान बताएंगे, लेक्चर शेड्यूल बताएंगे, रिकमेंडेड बुक्स बताएंगे, और नोट्स की अप्रोच बताएंगे। नोट्स की अप्रोच क्या होना चाहिए, किस तरीके से नोट्स मेकिंग होना चाहिए, वो सब हम इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है।
तो एक प्रकार से आपका जो ये जो टैगलाइन है, एक कोर्स 3 सफलताएं, यानी असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी नेट और एमपी सेट तैयारी आप एक साथ कर सकते हो, वो यहाँ पे आप इजीली सक्सेसफुल उसको बना सकते हो। तो इसी नोट के साथ इस लेक्चर का यहाँ पे एंड होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी इशू हो, कोई भी डाउट हो, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू सभी को, जय हिंद।